हाय एवरीवन। सो एमएसक्यू सीरीज़ में आज का जो अपना क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ उससे पहले आप पहले खुद से देखो कि आपको पता चल रहा है कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि रिएक्शन है कौन सी, नेम्ड रिएक्शन है वैसे कौन से वाली है, कौन से चैप्टर की है, तो फिर तो भूल जाओ, क्योंकि फिर तो ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाओगे। तो अभी ना ऐसा अगर हम क्वेश्चन देखें टेम्परेचर बेस्ड, आज तक ऐसा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है। एटलीस्ट नेट गेट और जैम के लिए तो मैं श्योर हूँ कि टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हाँ नियर फ्यूचर में इसको पूछ सकते हैं। रीज़न ये है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर है ना। पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, और जो ये वाली कार्बन है इसका बॉन्ड बना है इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ, और इस वाली कार्बन का बॉन्ड बना है इस वाली कार्बन के साथ। एक ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में, ये दोनों गायब हो गए यहाँ से, दैट मीन्स ये भी इन्वॉल्व हुए हैं और यहाँ पे क्या बना, पाई बॉन्ड बन गया है। तो देख के आई थिंक पहचान गए हो ये कौन सी रिएक्शन है, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको हम डील-सेल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डील-सेल्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपने कभी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है गेट में, तो डील-सेल्डर रिएक्शन ना काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है गेट का। ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुके हैं, और फिर भी ऑलमोस्ट हर बारी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है जो कि डील-सेल्डर रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से होता है, चाहे वो एक कंप्लीट क्वेश्चन हो या फिर किसी स्टेप में यूज़ हो रहा हो, बट ये वाली रिएक्शन आती पक्का है गेट में। तो अब ना ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो ये कि जो डाइन्स होती हैं, आपको पता है कि डील-सेल्डर रिएक्शन में एक डाइन होती है, एक डाइनोफाइल, है ना। तो क्वेश्चन ये आ चुका है कि इनमें से कौन सी डाइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी सबसे कम होगी, आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें ये पता है कि ऑलमोस्ट सारे ही डील-सेल्डर रिएक्शन में मैक्सिमम केसेस में होमो जो हमारे डाइन से आता है और लूमो जो है वो हमारे पास डाइनोफाइल से आता है। क्लियर है। अब होमो की एनर्जी में पता है ज़्यादा होनी चाहिए, तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे डाइन के ऊपर, तो वो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम बात करें डाइनोफाइल की, तो अगर आप यहाँ पर लगाओगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, दैट मीन्स रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी पहले पूछ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग लगा के रिएक्टिविटी पूछ चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दिस फॉलोइंग डाइन्स कौन सी पार्टिसिपेट नहीं करेगी डील-सेल्डर रिएक्शन में, तो वहाँ पे सिसोइड और ट्रांसोइड वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है कि जो ट्रांसोइड वाली होंगी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, सिसोइड डाइन से पार्टिसिपेट कर पाते, ये भी पूछ चुके हैं। इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से पूछ लूँ, हमें पता है कि अगर ये अबव द प्लेन लगाएंगे तो हमें ये भी अबव द प्लेन लगाना पड़ेगा, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है ये भी ऑलरेडी आ चुका है। अब ना जो ये वाला पोर्शन है टेम्परेचर वाला, ये नहीं पूछा गया है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब नहीं तो कभी और पूछेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर ना बात ये है, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस या फिर हम बोलें कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो वहाँ पर ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो थर्मल कंडीशन में होगी, या फिर हम बोलते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी, है ना। और सबसे सिंपल रिएक्शन जो होती हैं, हम बोलते हैं कि अपनी जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो तो होती है फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर, और जो 4+2 यानी कि जो डील-सेल्डर रिएक्शन है वो होती है थर्मल कंडीशन के अंदर। ये हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, एकदम डिटेल सबको समझाया हुआ है। तो ये हमें पता होता है कि 4+2 को चाहिए होती है थर्मल कंडीशन, और यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए होती है 2+2 साइक्लो एडिशन को। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं होमो लूमो का डायग्राम प्रॉपर बना के, वो हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, है ना। तो अब क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर 4+2 रिएक्शन में थर्मल कंडीशन चाहिए होती है, तो यहाँ पर चांसेस ये हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मार्क कर देंगे कि जो ये वाली रिएक्शन है ये तो रूम टेम्परेचर पे होगी ही नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे या फिर उससे नीचे। तो इसको देखते ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यहाँ पे क्योंकि थर्मल कंडीशन में होती है तो ये तो रूम टेम्परेचर है, यानी इस पर तो रिएक्शन होगी ही नहीं। और यही सोच के आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी बिल्कुल यही प्रोडक्ट देने वाली है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे डील-सेल्डर रिएक्शन नहीं हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी ये रिएक्शन। रीज़न क्या है, ध्यान से देखो इस सिस्टम को। यहाँ पर ये क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। रिक्वायरमेंट कितने एंगल की है,
180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको एंगल चाहिए 180 डिग्री, नॉट सेल्सियस, एक सेकेंड, इसको एंगल चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये रिंग है, साइक्लिक सिस्टम में 180 डिग्री इसको मिलने से रहा नहीं मिलेगा, सिस्टम में क्या है, स्ट्रेन है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 180 डिग्री की, वो नहीं मिल रहा है इसको, स्ट्रेन है यहाँ पर। जब ये रिएक्शन हुई है, अब ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अब इसको कितना एंगल चाहिए, 120 डिग्री चाहिए। दैट मीन्स जितना स्ट्रेन पहले था सिस्टम में उतना अब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन में स्ट्रेन रिलीज हो रहा है, स्ट्रेन रिलीज हो रहा है। तो यही एक ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि अगर आप इसको थर्मल यानी कि इसको हीट नहीं भी करोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 डिग्री पे भी ये रिएक्शन होगी। क्या सीखा हमने यहाँ से, अगर आपके पास डील्स-एल्डर रिएक्शन में डाइन या फिर डाइनोफाइल, डाइन तो खैर नहीं होगी, डाइनोफाइल जनरली होता है, अगर डाइनोफाइल में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे वाले सिस्टम जिनमें स्ट्रेन है वो अपना स्ट्रेन रिलीज करने के लिए लो टेम्परेचर भी इस रिएक्शन को कर लेते हैं। इसके मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो हमने ये लिखा ही था sp वाला है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला। ऐसे ही एक ये भी डाइनोफाइल है जो कि रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इस सिस्टम में भी क्या है, स्ट्रेन है। ऐसा ही एक सिस्टम और है, अगर मैं ये बनाऊँ यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेन है, तो ये सिस्टम भी 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पे डील्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वाली रिएक्शन हो सकती है लो टेम्परेचर पे। क्लियर हो गया इतना? चलो, अगर इतना क्लियर हुआ है, एग्जाम में आ गए तो बस मज़े ही हैं, क्योंकि वैसे पूछा भी नहीं गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो पूछेंगे ही। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड देखो, इस रिएक्शन को पहचानने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनफैक्ट इस रिएक्शन के ऊपर अभी गेट 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड था, बट था इसी रिएक्शन का। तो अगर आप इस रिएक्शन को नहीं पहचान पा रहे ना, मेरी एक टिप ध्यान रखना एग्जाम में, जब भी आपको कोई ऐसी रिएक्शन दिखे, मतलब कोई ऐसा रिएक्टेंट दिख जाए जो आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे रिएक्शन होने वाली है, तो अपने माइंड में सोचना इन रिएक्शन को, क्योंकि इन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो अगर आपने पढ़ भी रखी है तो भी एग्जाम में हम नहीं पहचान पाते, नहीं हो पाता आइडेंटिफाई। तो जब भी आपको लगे कि ये वाली रिएक्शन आप नहीं पहचान पा रहे हो तो एक बार इन रिएक्शन को याद कर लेना। अगर मेरी इतनी सी बात माइंड में रखोगे ना, हो सकता है आपको एग्जाम में हेल्प कर जाए ये, क्योंकि यही एक ऐसी रिएक्शन है जो नहीं पहचान में आती है। तो ये अपने पास क्या है, इन रिएक्शन है। कैसे हुई होगी, यहाँ पे CH3 है ना, तो मैंने CH2 को ऐसे लिखा, एक H को ऐसे अलग से दिखा दिया क्योंकि हमें पार्टिसिपेट करवाना है उसको रिएक्शन में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह से दिखा सकती हूँ, ऐसे। दैट मीन्स इस वाली कार्बन का बॉन्ड बनेगा इस वाली कार्बन के साथ, इस H का बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन के साथ, और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और ऐसे ही रिएक्शन की प्रोडक्ट बना हुआ है। क्लियर है? अब ना एक बात देखो, इस रिएक्शन में और डील्स-एल्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, इस वाले पाई बॉन्ड से 2 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए। दैट मीन्स टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हुए हैं इस रिएक्शन में। अब आता है यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी 2 पाई नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स टोटल 2 + 2 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, 2 पाई बॉन्ड्स तो कॉमन है, एक पाई बॉन्ड के प्लेस पे एक सिग्मा बॉन्ड आया है। क्लियर है ना इतना? यहाँ पे तीनों ही पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, और हमें ये पता है सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। क्लियर है? तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी इन्वॉल्व हुए थे, और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है, ये भी इतने ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन में। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको ब्रेक करवाने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक बात है ना? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करवाने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आता है कि अगर आप कंपेयर करेंगे एक डील्स-एल्डर रिएक्शन को और एक इन रिएक्शन को, तो इन रिएक्शन को हमेशा डील्स-एल्डर रिएक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना क्लियर हो गया? थर्मल कंडीशन में डील्स-एल्डर रिएक्शन भी होती है, थर्मल कंडीशन में इन रिएक्शन भी होती है, लेकिन हमेशा ही आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, नियर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन के लिए, अभी 190 के आसपास
इस रिएक्शन के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो मेन पॉइंट ये है, अगर डी सेल्डर रिएक्शन और इन रिएक्शन पहचान गए हो तो इन रिएक्शन का टेम्परेचर डी सेल्डर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, हमें एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवाना है। क्लियर हो गया? ऐसे करके हमें दिखा कि इसके लिए तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वाली रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर या फिर उससे कम टेम्परेचर पे नहीं होगी। हमने क्लोज कर दिया। अब आते हैं लास्ट वाली रिएक्शन पे। पहचानो जल्दी से रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को देखने के बाद भी इस रिएक्शन को नहीं पहचान पाए हो तो ट्रस्ट मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इन रिएक्शन की, वरना एग्जाम में फंस जाओगे। ये भी इन रिएक्शन ही है, ये भी इन रिएक्शन है। कैसे हुई है रिएक्शन? बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक करवाया, ठीक है, इसको हमने ऐसे ब्रेक करवाया। बेसिकली आप ऐसे देख लो कि देखो ये नेगेटिव आया था, इधर आया था पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आएगा, ये वाली कार्बन और ये बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मिथाइल को CH2H लिखा है, ये यहाँ आया पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये H जाके लग गया इसके साथ, तो यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये भी इन रिएक्शन। तो क्या डायरेक्टली मार्क कर दें कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा? नहीं, डायरेक्टली मार्क नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस बार एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या है ये है एक लुईस एसिड। क्लियर है? ये है एक लुईस एसिड। अब आप एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे। लुईस एसिड जो होती हैं वो डी सेल्डर रिएक्शन में भी और इन रिएक्शन में भी कैटलिस्ट का काम करती हैं। कैटलिस्ट का काम करती हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट। दैट मीन्स रिएक्शन लो टेम्परेचर यानी कि कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। जो रिएक्शन अगर ये 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, इसी में अगर मैं लुईस एसिड डाल दूँ तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड का काम कर रही है, उसको ऐड करवाया गया है, तो ये रिएक्शन अब रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। ये दोनों रिएक्शंस ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर या फिर उससे लेस टेम्परेचर पे हो सकती हैं। क्लियर है? सो आई होप इसमें आपने कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज कर लिए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और अब जब आप वापस से रिवाइज करने जाएंगे पेरिसाइक्लिक चैप्टर को, तो उस टाइम पे आप टेम्परेचर को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर आप आजकल एग्जाम का पैटर्न देखो ना, चाहे वो नेट हो चाहे गेट हो, कैसा भी हो, उसमें ना क्वेश्चन जो है वो तो उन्हीं टॉपिक से पूछ रहे हैं जो पहले भी पूछते थे। डिफरेंस कहाँ पर आता है? सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है। देखने में डी सेल्डर रिएक्शन और इन रिएक्शन, ये कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं पूछी, बट स्टिल ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि टेम्परेचर पूछ लिया। टेम्परेचर तो हम देखते ही नहीं कभी भी, हम तो डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं, है ना। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है आज की क्लास का कि जब भी आप रिवाइज करेंगे अपने पढ़े हुए चैप्टर्स को, गेट या फिर जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो आपके सामने नोट्स में लिखा हुआ है आप उसके हर पैरामीटर को कंसीडर करेंगे, हर किसी चीज़ को देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेंज हो रही है, कौन से बॉन्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं वहाँ पर रिएक्शन में, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा चेंज करने से रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, टेम्परेचर कौन सा यूज़ किया जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के करोगे ना तो एग्जाम में फंसोगे नहीं। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हैप्पी लर्निंग।